हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू गैट बी पार्ट ए लेक्चर सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज़ को। अगेन इसको पसंद करने के लिए थैंक यू। बट मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो प्यार है इस सीरीज़ के लिए अगर वो सब्सक्राइबर्स में नज़र आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड इट विल बी रियली मोटिवेटिंग फॉर मी। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इस सीरीज़ के लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। तो ये हो गया लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आपके गैट बी पार्ट ए के लिए अपलोड कर चुका हूँ। उसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल भी दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से भी। तो आज का लेक्चर 4 किस तरीके से अलग है, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि गैट बी में पार्ट ए में कुछ नेम रिएक्शंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में। तो उसको मैंने 2-3 क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शन से रिलेटेड हैं। डायरेक्टली भी पूछा जाता है नेम रिएक्शंस और इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। उन नेम रिएक्शंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप फर्स्ट वाला जो फ्रंट पेज है उसको देख के कि भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसमें नेम रिएक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तो क्वेश्चंस रेगुलर जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे ही। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका गैट बी का क्वेश्चन है। अगेन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 1 इज़ डैश एंड द रिएक्शन 2 इज़ डैश। तो अगर आप देख पा रहे हो ये पहला वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दिस इज़ OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है और इसके बाद आप देखिए ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है। तो OH के बाद लगा हुआ है CHO ग्रुप और यहाँ पे आप देखिए ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है COOH ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ी सी फंडामेंटल केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री अगर पढ़ी हुई होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब OH से हम CHO की तरफ बढ़ते हैं और CHO से COOH की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि जब ऑक्सीजन ऐड ऑन होता है, हम जानते भी, हमने कुछ पहले पढ़ाई भी की हुई है कि जब ऑक्सीजन ऐड ऑन होता है, ऑक्सीजन एड्स ऑन, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। एंड जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन एड्स ऑन, तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इसी के साथ साथ में हम यहाँ पे ऑक्सीजन एड्स ऑन कह दें या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो, दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर भी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो तो क्या होगा, आपका रिडक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं OH में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, उसके बाद CHO में आइए, फिर COOH में आइए, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस इंक्रीज़ है, COOH में और ऑक्सीजन आ जा रहा है। तो जब भी अल्कोहल से आप एसिड की तरफ बढ़ते हैं तो हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और जब भी आप एसिड से वापस अल्कोहल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपका रिडक्शन हो रहा होता है, ये याद रखिएगा। तो रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 क्या है, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, तो आंसर होगा बी। तो याद रखिए OH से अगर आप CHO की तरफ जा रहे हैं, से आप अगर COOH की तरफ जा रहे हैं तो दिस विल ऑलवेज लीड टू ऑक्सीडेशन। और अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके उल्टे दिशा में अगर मैं जा रहा हूँ, ऐसे और ऐसे, तब मैं कहूँगा दिस विल ऑलवेज लीड टू रिडक्शन। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, केमिस्ट्री बेस्ड था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, साथ में बने रहिएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आज लेकर के आया हूँ। इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द रोल ऑफ H2SO4 इज़। तो ये बड़ा कॉमन एक रिएक्शन है, आपने पढ़ा भी होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके का रिएक्शन बहुत बार देखा जाता है। HNO3 यूज़ किया गया है और H2SO4 यूज़ किया गया है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये क्या है, ये आपका बेंजीन है। ठीक है,
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि H2SO4 का यहाँ पे रोल क्या है इस रिएक्शन में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ H2SO4। देखिए क्या करता है, H2SO4 जो है वो HNO3 से क्या कर देता है, NO2+ या नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन कह देते हैं इसको। नाइट्रोनियम आयन है क्या, बेसिकली ये NO2+ है। इस नाइट्रोनियम आयन को HNO3 से H2SO4 बाहर निकलवा देता है। अब जब नाइट्रोनियम आयन बाहर आ जाएगा तो बेंजीन क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन रिच है, तो नाइट्रोनियम आयन आकर के अपने आप यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। तो बेसिक पर्पस H2SO4 का यहाँ पे है क्या, वो इस रिएक्शन में HNO3 से NO2 यानी कि नाइट्रोनियम आयन को बाहर निकालता है और उसके बाद नाइट्रोनियम आयन ऑटोमेटिकली जाकर के बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2, टू जनरेट नाइट्रोनियम आयन। ठीक, ये भी केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। काफ़ी कॉमन रिएक्शन है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन आप सबको आना चाहिए और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है और ये ना पूछ करके कुछ और पूछ सकता है। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है। तो जल्दी से मैं इसको लिखना चाहता हूँ, लिख करके आपको समझा दूंगा तो आप हमेशा के लिए इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो चाहे IIT जैम में पूछा जाए, चाहे गैडबी में पूछा जाए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसको जल्दी से। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इसको साथ साथ में पढ़ लीजिए मेरे साथ। एल्डोल कंडेंसेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, कंडेंस करने का मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल आपको बताऊँ तो देखिए, मैंने यहाँ पे CH3CHO इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथेनल बोल सकते हैं। अल, ये इथेनल है, ऑल नहीं है। ऑल में क्या होता है, एल्कोहल एक ग्रुप होता। इथेनल है मतलब ये एल्डिहाइड एक ग्रुप, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है। अब जब आप इसको डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जब इसको आप एक्सपोज करते हो, डाइल्यूट NaOH यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइल्यूट NaOH मतलब एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशंस आप यहाँ पे देते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, CH3CHOH, ये CH2CHO, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। अभी समझा देता हूँ ये कैसे बना होगा, लेकिन बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती। जब आप यहाँ पे हीट कर देते हो तो क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हीट करने पे वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बन जाता है। यही आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए ज़रा, मैं सिखाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप देखिए, ये 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ये है CH3CH, ये है 2 कार्बन का, ये है, और एक अगेन ये यहाँ पे 2 कार्बन का है, ये देख रहे हैं 2 कार्बन का है। भाई ये जो CH, इसमें से एक मॉलिक्यूल का जो CH3CHO है, डाइल्यूट NaOH की वजह से यहाँ पे OH आयन यहाँ पे आकर के लग गया है, और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल था CH3CHO, वो उसका एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और CH2CHO यहाँ पे आकर के जोड़ दीजिए। ये CH3CH था एक मॉलिक्यूल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे आकर के जोड़ दिया है। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जो OH ग्रुप है यानी कि ऑल ग्रुप है वो यहाँ पे आकर के जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज़ द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यही हमको कहते हैं इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब ये एल्डिहाइड के केस में मैंने आपको दिखाया, क्या ये कीटोन के केस में हो सकता है? जी हाँ, ये चीज़ कीटोन के केस में भी पॉसिबल है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर कीटोन का एक प्रोडक्ट मैं आपको बना करके दिखाऊं तो कीटोन के केस में कैसे होगा, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसके CH3C डबल बॉन्ड O CH3 के, ये कीटोन है क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं दिस इज़ द कीटोनिक ग्रुप।
तो एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, इसका मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों के केस में ये काम कर सकता है ये रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन आप डाइल्यूट NaOH यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैं मान लीजिए यूज़ कर लेता हूँ BaOH होल ट्वाइस, बेरियम BaOH होल ट्वाइस। अगेन दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड द डाइल्यूट कंडीशंस, डाइल्यूट एल्कलाइन इन्वायरमेंट दे देगा। अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, देखिए वही चीज़ उसी तरीके से CH3C और इधर CH3, इधर आपका OH, ये आपका CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या चीज़ है, अब आप देखो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, दो एक CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये था, तो बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल का हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जिस तरीके से पीछे वाले में हमने पहले मॉलिक्यूल के साथ OH जोड़ा था, सेम वे में इस वाले मॉलिक्यूल के साथ भी OH जोड़ा और दूसरा वाला मॉलिक्यूल सीधे यहाँ पे आकर अटैच कर दिया। यही होता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ला करके जोड़ा। बट अभी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पे जब हम हीट करेंगे तो H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H2O यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। जब H2O रिमूव आउट हो जाएगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CCH3। अब क्योंकि H2O यहीं से रिमूव आउट होगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ का OH निकलेगा, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। पीछे वाले में भी यही था, यहाँ से OH निकलता था, यहाँ से H निकलता था, तो आपका H2O रिमूव होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख जाता था। दिस वाज द एल्डोल कंडेंसेशन। अब पता नहीं आपने एक बात ऑब्जर्व की कि नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आपको सिखा दिया, बट पता नहीं आपने एक बात ऑब्जर्व की कि नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि अल्फ़ा कार्बन या अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। कहना चाहिए, ये कहना है कि फॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, फॉर एल्डोल कंडेंसेशन अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ मैंडेटरी, इम्पॉर्टेंट। अल्फ़ा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके ऊपर अटैच्ड होगी, अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अटैच्ड होगी, ठीक। अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके ऊपर अटैच होगी, अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अटैच होगी। अल्फ़ा कार्बन कौन सा कार्बन होगा, जो मेरा मेन ग्रुप से अटैच्ड कार्बन होगा वही मेरा अल्फ़ा कार्बन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर वापस देखूँ, अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आऊँ, आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O HCHO, यस एक मिनट, HC यस, ठीक है, HCHO, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड में क्या आपको कोई और कार्बन दिख रहा है, ये जो CHO ग्रुप है यही तो एक कार्बन है, इसके अलावा तो कोई कार्बन नहीं है। जब इससे अटैच्ड कोई दूसरा कार्बन होता तो मैं उसको अल्फ़ा कार्बन बोलता, यहाँ पे तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होने की बात ही नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन में ऑलवेज रिमेंबर अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ इंपॉर्टेंट। अब बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट हैव एन अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसी वजह से फॉर्मेल्डिहाइड विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये आंसर हो गया, ठीक। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल पूछा गया है ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड का। देखिए सेम कॉन्सेप्ट, ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, तो ये कार्बन है और इस कार्बन पे ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन जड़ा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये किसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड में आप देखिए ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन तो हो गया क्योंकि ये CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ फाइन। CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन हो गया, बट क्या इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से आप क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन जोड़ दें तब इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो सकता है। बट अभी क्योंकि सारे हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन अटैच्ड है, इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए क्या ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता।
ठीक नहीं दे सकता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। भाई बेसिकली होता क्या है, अगर आप इसमें फॉर्मूले में जाएं तो अल्फ़ा की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो यहाँ का यूज़ होगा वो वाटर निकालने में यूज़ होगा ना। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है नहीं तो फिर कुछ काम बनेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट एक और नेम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये साइंटिस्ट के नेम पे तो नहीं है, बट अगेन इसका नाम थोड़ा सा पिक्यूलियर है और ये आई हुई है एग्जाम में आपके। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एंड द रिएक्टिव स्पीशीज अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट इज, इसमें रिएक्टिव स्पीशीज कौन सा रीअरेंजमेंट करवाएगा ये पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात और आपसे बोलूँगा कि फॉर्मेल्डिहाइड मैंने आंसर बता दिया, आप एसिटाल्डिहाइड, आइसोब्यूटाल्डिहाइड और वेलेराल्डिहाइड को इसी उसके फॉर्मूलेज आप देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट पे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोला जा रहा है, इसका एक फॉर्मूला है बड़ा अच्छा सा, ये देखिए इसको मैं समझा सकता हूँ। पिनाकोल पिनाकोलोन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पिनाकोल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH जो है वो विसरल कार्बन्स पे लगे रहते हैं। विसरल कार्बन्स का मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा। यानी कि दो साइड बाय साइड कार्बन्स जब लगे हुए हैं उनसे अटैच्ड अगर OH ग्रुप्स हैं तो इसको हम लोग विसरल कार्बन पे अटैच्ड OH ग्रुप बोलते हैं। तो ये कंडीशन क्या है, 1,2 डाइऑल बोल सकते हैं इसको, 1,2 डाइऑल। सर डाइऑल का मतलब क्या हो गया, दोनों पोजिशंस पे OH, एक यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। तो ये है पिनाकोल। अब जब ये पिनाकोलोन में कन्वर्ट होता है तो पिनाकोलोन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। तो पिनाकोलोन में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन के ऊपर तीनों CH3 आ जाएंगे, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। दैट मीन्स ऑल द 3 CH3s विल कम एंड सराउंड वन कार्बन और ये जो है ये ओन यानी कि कार्बोनाइल यानी कि जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है उसमें कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है सर, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। सर कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब हो गया, जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो यानी कि CHO हो या कीटोनिक कंपाउंड हो, उसी को कार्बोनिल कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है। तो यहाँ पे 1,2 डाइऑल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये बात तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में साबित हो जाती है। लेकिन सर इसमें ये पूछा था हमसे क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके का था, यानी कि वहाँ पे जो रिएक्टिव स्पीशीज़ बन रही थी वो कौन सी बन रही थी। तो ज़रा नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे, आप देखेंगे यहाँ पे, यस आप यहाँ पे देखिए तो आप देख पाएंगे कि पिनाकोल जब ये फॉर्म हो रहा था पिनाकोल, तो क्योंकि आपने H+ आयंस दे रखा है और एसिड प्रोवाइड कर रखा है, तो जब आप H+ आयन देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन आकर के इस OH के ऊपर आकर के अटैच, इस जो यहाँ पे जो OH लगा हुआ है, ये वाला जो OH है, इसके ऊपर आकर के अटैक कर देगा। तो यहाँ पे O के साथ अब 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख दिया गया है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 ही वैलेंसी बनाने के लिए, एक इसने यहाँ से जोड़ दिया है, एक यहाँ से, तो एक यहाँ से जोड़ दिया है, तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आपको नज़र आ रहा है। अब हाइड्रोजन आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस कार्बन यानी कि जो सेंटर वाला कार्बन है इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र कर देने का मतलब ये क्या होगा, बेसिकली दिस विल गेट रिमूव फ्रॉम हेयर, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसी चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट एम आई कॉलिंग, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन का मतलब क्या हो गया, जब मेरे कार्बन के ऊपर, जब मेरा कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज नज़र आ रहा है, when my carbon is positively charged, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस वो बाकी अपनी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, द एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे देखिए, द एन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है और कई बार पूछा गया है, तो मैंने ऑलरेडी इसको लिख लिया है। देखिए जब एल्काइल हैलाइड की बात की जा रही है तो एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप, हैलाइड मतलब कोई भी हो सकता है आपका
ब्रोमीन, क्लोरीन, कुछ भी आप यूज़ कर रही है। तो एल्काइल हैलाइड किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? सोडियम के साथ। यहाँ पे बोला है मेटालिक सोडियम के साथ इंटरैक्ट करवाइए इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ मैंने ड्राई ईथर लिखा हुआ है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड का। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड के मौजूद हैं। अब जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? ये आपका जो हैलाइड ग्रुप था, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे ब्रोमीन था, ये दोनों निकल करके सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? 2NaBr, और जो दोनों एल्काइल ग्रुप थे वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए C2H5Br था, ये C2H5Br था, यहाँ पे C2H5 मिल जाएगा, और अगेन 2NaBr मिल जाएगा यहाँ पर भी। तो ये N-ब्यूटेन हो गया, ये ईथेन आपको यहाँ पे मिल रहा था। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। ये अगेन बहुत बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन का एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए सर, यहाँ तक भी समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आइए, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर ये किया हुआ है आपने तो आपसे अगर आपने ये मेरे साथ बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को, तो आपको थोड़ा आइडिया इंटीग्रेशन का भी हो जाएगा और थोड़ा आइडिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हो जाएगा। तो देखिए ये बोल क्या रहा है, अगर क्वेश्चन देखें तो एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल्स टू 4 + 3x - x² एंड x एक्सिस इन स्क्वायर यूनिट्स इज। मतलब आपका एक x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, और एक कर्व बनाया हुआ है, इन्होंने कर्व बनाया हुआ है। अब इस कर्व में और x एक्सिस के बीच में क्या एंगल होगा, इसी के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इसको, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, मैं एक पेज चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ। क्या इक्वेशन दी हुई थी? y इज इक्वल्स टू 4 + 3x - x² दिया हुआ, ये इक्वेशन दी हुई है। मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू -x² -3x -4, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप ये बात मानेंगे मेरी? x² -3x -4 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसके फैक्टर्स करना चाहता हूँ। आप ये बात जानते होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करना आपको सिखाया गया होगा, अगर नहीं सिखाया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। x² को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी, दोनों फैक्टर्स ऐसे होंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो -4 के बराबर आ रहा होगा। तो -4 के बराबर ऐसे दो फैक्टर्स, और ये क्या है? ये उनके बीच का डिफरेंस है। उनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? -3 के बराबर आना चाहिए। ये पढ़ा हुआ होगा आपने। चलिए, तो अगर हम ये दो फैक्टर्स को कंसिडर करें तो ऐसी कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो -4 आ जाए, और जिनका जो डिफरेंस है, अगर आप सम करने चलें तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो -3 के बराबर आए। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो x² आप जानेंगे कि ये -4x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यानी कि 4 × 1 कर दें तो 4 मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और -4x + x करें तो -3x हो जाता है। मतलब मेरी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रही हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये माइनस साइन आपने बाहर अभी भी रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले लीजिए, x -4 हो गया, और +1 यहाँ कॉमन ले लीजिए, x -4 ये भी हो गया। ठीक है, माइनस साइन अभी भी मैं बाहर बरकरार रख रहा हूँ, तो x +1 और x -4 ये बन गया मेरा, जो मेरे फैक्टर्स हैं वो आ गए। तो एक x +1 आ गया, एक x -4 आ गया। तो अब मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, अगर ये दो 0 के बराबर है ही, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो x को हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर सकते हैं? x = 4 और x = -1। तो 4 से लेकर के या -1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। चलिए ज़रा सा इंटीग्रेशन देख लीजिए। अगर इंटीग्रेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके ज़रूर इंटीग्रेशन से आपको मिल ही जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था कि हम इंटीग्रेट करेंगे 4 और यहाँ पे -1 होगा, और मेरा इक्वेशन क्या था? मैं इक्वेशन दोबारा देख लेता हूँ।
कि 4 + 3x - x², यही तो इक्वेशन था मेरा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 4 से -1 से 4 इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है? एक बार मुझे 4 वैल्यू रख देनी है और दूसरी बार मुझे क्या कर देना है, एक बार मुझे क्या कर देना है, 4 वैल्यू रख देनी है और दूसरी बार मुझे क्या कर देना है, -1 वैल्यू रख देनी है x की जगह पे। तो पहली बार जब अगर मैं 4 इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं तो किस तरीके से इंटीग्रेट होगा? देखिए 4 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 -1, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, 4 क्या हो जाएगा, 4 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 4x/1 हो जाएगा, प्लस 3x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 3x² हो जाएगा, और x² को अगर इंटीग्रेट करोगे तो -x³ हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो? देखो यहाँ पे एक भी x नहीं था, तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक x यहाँ पे आकर के जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी x नहीं था, और डिवाइड कितने से होगा, उसी पावर से 1 से ही हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक पावर थी, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पावर थी वो 1 थी, तो इसमें एक और जुड़ जाता है, 1 + 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, जितनी आई थी पावर उतने आई आ जाएगा, डिवाइड कर देना है 2 से। तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 था यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिया। मैं बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई एडिशनल फार्मूलेज वगैरह ना हो, बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ज़रूर आता होगा मतलब भर का। ठीक है, अब ये मेरा फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब इसमें मुझे एक बार 4 रखना है और एक बार क्या रखना है, -1 रखना है। तो चलिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि पहली बार मैंने 4 रखा तो 4 × 4, x की जगह पे 4 रख दीजिए। तो पहली कंडीशन में x = 4 रखा जब, तो 4 × 4/1 प्लस 3 × 4 का स्क्वायर, 3x² ओके /2 माइनस 4 का क्यूब /3, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा और साइड में लिख देता हूँ, यस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे दूसरा -1 लगा करके लिखना है, तो -1 यूज़ कर लीजिए। तो -1 यूज़ करेंगे तो पहली दफ़ा आपको क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, क्योंकि -1 लगाया x की जगह पे। फिर क्या मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/2 हो जाएगा, तो प्लस 3/2 आ जाएगा। और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, और /3 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/3 हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यस, तो इसको सॉल्व करिए तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 4 ये इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 × 4/2 × 3 करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 24, माइनस ये 64/3 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू ये माइनस साइन अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे ये +4 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो इसका आंसर आ रहा है 125/6। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो 125/6 आंसर आ रहा है। इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये -64/3 तो है, ये यस एक चीज़ है, क्योंकि यस 16 + 24 + 64 है ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जब 4 की वैल्यू रखी थी तो 4 × 4 × 4, यस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने गड़बड़ करी थी, 64/3 है और ये +1/3 है। 64/3 + 1/3 जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 65/3 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 3/2 को आपको देखने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। यह आंसर हो गया 125/6, इसका आंसर आ रहा है। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं Cl2C डबल बॉन्ड C Cl2 हैज़ द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है।
एज गिवन इन, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स यहाँ पे हैं। तो देखिए अगर मैं इसको टोटल इसके सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स काउंट करूँ तो ये कार्बन में देखिए यहाँ पे एक Cl जुड़ा हुआ है, ये एक Cl जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे दो बॉन्ड डबल बॉन्ड है, एक C है, फिर डबल बॉन्ड है C है, फिर ये एक Cl है, ये एक Cl है। तो जल्दी से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हुए चलते हैं। जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है वो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड है। तो ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, यहाँ पे एक सिंगल है और एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, और ये सिग्मा हो गया और ये सिग्मा हो गया। तो कितने पाई हैं? पाई तो मुझे साफ तौर पे दिख रहे हैं, 2 पाई दिख रहे हैं। सिग्मा कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा दिख रहे हैं। तो 6 सिग्मा एंड 2 पाई इसका आंसर हो गया। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये मुझे दे दिया जाए तो मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालने को बोल रहा है तो पहले वाले कार्बन को देखिए, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, C के ऊपर ये 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, एक कार्बन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं? एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। लोन पेयर कार्बन के ऊपर रहते नहीं हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 देखने को मिल रहे हैं। तो 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस कार्बन का तो समझ में आ गया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर इस वाले कार्बन का बता दो। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या है? एक सिग्मा तो ये बना ही रहा है, एक सिग्मा ये यहाँ पे बना रहा है, बाकी 2 पाई हैं। याद रखना, जब डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा था तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा का होता है, 2 बॉन्ड पाई के होते हैं। तो यहाँ पे 2 आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिले, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp हो जाएगा। सेम थिंग गोज ऑन विद दिस वन, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा और एक सिग्मा ये है, तो ये भी, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे sp3 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड आपको कार्बन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाइए, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। सर्टेन सैंपल ऑफ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 0.452 लीटर measured at 87 degree centigrade and 0.620 atmosphere. What is its volume at 1 atmosphere and 0 degree centigrade? तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको पहला टेम्परेचर दे दिया है 87 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर 1 इज इक्वल्स टू 87 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, टेम्परेचर 2 आपको यहाँ पे बोल दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी लिख दीजिए, टेम्परेचर 2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप जानते हैं कि कभी भी आप ये टेम्परेचर्स जो हैं आप कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं यूज़ कर सकते, आपको हमेशा दीज टेम्परेचर्स को आप डिग्री केल्विन में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब केल्विन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्लस 273 कर दीजिए, तो जब आप इसको प्लस 273 करेंगे तो ये आ जाएगा 360 केल्विन, और जब इसमें आप प्लस 273 करेंगे तो ये 273 ही आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। अगर मैं प्रेशर 1 की बात करूं, प्रेशर 1 यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 0.620 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, 0.620 एटमॉस्फेयर। और प्रेशर 2 की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर 2 हमें दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर भी पता चल गया। वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम 1 दिया हुआ है 0.452 लीटर, वॉल्यूम 2 ही तो आपसे पूछ रहा है। तो क्या हम लोगों को एक फॉर्मूला नहीं पता है? कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हो सर? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। रख दीजिए, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मूले में रख दूँ अपनी वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा 0.620 इंटू 0.452 अपॉन
360 इज इक्वल्स टू 1 इंटू V2 अपॉन 273। आप आराम से वैल्यूज़ रख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे करना है। और फाइनली जैसे ही आप यहाँ से V2 कैलकुलेट करोगे तो V2 कितना आ जा रहा है मेरा, V2 इज इक्वल्स टू 0.213 लीटर्स। ठीक है, 0.213 लीटर आ रहा है। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 है, इसको सीधे आप यूज़ कर लीजिए और यहाँ से आंसर निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 5 इज़ 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर अपार्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 100 वोल्ट। दो पॉइंट है, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। ये दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे से इतने डिस्टेंस अपार्ट हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर अपार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट की दी हुई है, 100 वोल्ट की दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी यस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और मुझे dV यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है सर, -dV अपॉन dr। dV की वैल्यू हमें दी हुई है 100 और dr की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 दी हुई है, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 दी हुई है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा मेरा, यहाँ माइनस साइन लगाना मत भूल लीजिएगा, -20,000 वोल्ट पर मीटर। पर मीटर क्यों सर, क्योंकि देखिए ये आप रेडियस से डिवाइड, मतलब रेडियस कह रहा हूँ मैं, डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वोल्ट पर मीटर तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैसे भी जो यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होती है, तो -20,000 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मेरा एम है कि आपके सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो रिवाइज होते चले जाए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना, 2.40 इंटू 10 टू द पावर -14 मोल का स्क्वायर लीटर -2। pH ऑफ द वाटर एट दिस टेम्परेचर इज, pH कितना होगा। आप जानते हैं वाटर के केस में जब, वैसे आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, H+ इंटू OH-, यही तो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी गई है 2.40 इंटू 10 टू द पावर -14, लेकिन जब वाटर का केस है और मुझे H+ आयन निकालना है तो मैं जानता हूँ H+ आयन OH- आयन बराबर ही होगा। तो H+ आयन अगर मुझे निकालना है तो मुझे √KW करना पड़ेगा, यानी कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसको मैं KW लिख दे रहा हूँ। तो अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का रूट निकाल लूँ तो मुझे H+ पता चल जाएगा, क्योंकि H+ OH- बराबर होगा। तो बस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का रूट निकाल लीजिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आप अंडर रूट निकाल लीजिए। तो 2.40 इंटू 10 टू द पावर -14 है ये, इसका आप अंडर रूट निकाल लीजिए। तो अंडर रूट निकालने के बाद 2.40 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो H+ आयन का जो वैल्यू आ जा रहा है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा। अब pH कैसे निकालेंगे, pH इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H+। तो यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कर लीजिए, तो 7 माइनस लॉग 1.5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 6.8 के आसपास आएगी, जिसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.8 कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो pH है वो 7 से थोड़ा सा कम होगा, इट विल बी स्लाइटली लेस दैन 7। तो ऑप्शन जो है वो B सही हो जाएगा, इट विल बी स्लाइटली लेस दैन 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन। इफ़ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल वेरीज एट द रेट ऑफ 1 वेबर पर मिनट देन द इंड्यूस्ड EMF इज़। अब आप ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम छोटा सा है, बट जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, लेंज लॉ क्या, आपने पढ़ा होगा लेंज लॉ के बारे में,
फिज़िक्स में लेंस लॉ, ये सारी चीज़ें मैं अपनी एक नई बुक ला रहा हूँ फिज़िक्स की गैट बी और IIT जैम के लिए। जितनी भी तरीके की ट्रिक्स में या जितनी भी तरीके की चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी फ़िज़िक्स की गैट बी और IIT जैम की बुक में मेंशन की हुई है। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह इन फ्यूचर इंटरेस्टेड हैं जो जैम या गैट बी देना चाहते हैं, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। तो ये हो गया लेंस लॉ के बारे में बात करते हैं। देखिए लेंस लॉ क्या बताता है। लेंस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड EMF को निकाल सकता है कॉइल के अंदर। अब आप जानते हैं अगर एक कॉइल है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने मैग्नेट को इंसर्ट कराया और फिर बाहर निकाल रहे हैं, अगर ये प्रोसेस लगातार हो रहा है तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट डेवलप हो जाएगा। ठीक, ये बात हम लोग जानते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कॉइल है, ये लेंस लॉ के हिसाब से अगर ये कॉइल है, तो इस कॉइल के अंदर अगर आप मैग्नेट अंदर और बाहर इस तरीके से पास ऑन कर रहे हो तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर आपका करंट बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होने लगेगा। यही लॉ लेंस लॉ बताता है। तो इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू कॉइल अगर मुझे निकालना हो, यहाँ पे लेंस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू कॉयल कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -d∅/dt, -d∅/dt। और अगर मान लीजिए उस कॉयल के n टर्न्स हैं तो आप लिख दीजिए n/d∅/dt। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये d∅ क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब फ्लक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 वेबर पर मिनट। अब वेबर पर मिनट ही तो यहाँ पे निकालना था, बस टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंड्यूस्ड EMF में जो आंसर निकलता है हमारा वो वोल्ट में निकलता है। तो जब आप वेबर पर सेकंड निकालते हो तो वो क्या बन जाता है, वोल्टेज में आ जाता है आंसर। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, मुझे सिर्फ ये 1 वेबर पर मिनट जो था, मिनट को मुझे क्या कर देना है, सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि वेबर पर सेकंड जो है वो वोल्टेज का यूनिट होता है। तो अब ये क्या है, 1 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए तो 60 हो गया। ठीक है, तो 1/60 कितना हो गया, ये वोल्ट हो गया। क्यों सर, वेबर पर सेकंड जब आप कन्वर्ट कर देते हो तो अगेन वो वोल्ट में आ जाता है। तो यही आपका इंड्यूस्ड EMF का यूनिट। इंड्यूस्ड EMF क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज में नापा जाता है ना। तो 1/60 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ये डी है। तो आज मैंने कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस करा दिए आपको, मैंने कई सारे नेम रिएक्शंस के क्वेश्चन करा दिए, कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम भी करा दिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं और भी इस तरीके के बड़े इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लेकर के आपके साथ फिर जुड़ूंगा और आपकी तैयारी गैट बी पार्ट ए की ज़रूर कराऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।